मैं तो इतनी मेरी बोल्ड थिंकिंग है कि मुझे कैमरे पे आई डोंट थिंक कि बोलना चाहिए कि नहीं, बट इतनी बोल्ड थिंकिंग है कि आपके सामने कोई नग्न अवस्था में भी हो तो आप मत देखिए लड़कियों को। अभी भी उनके ऊपर उनके पिताजी की पगड़ी रख दी जाती है, उनके ऊपर उस चीज़ का बोझ रख दिया जाता है कि ये बोझ तुम्हें लेके चलना है आगे। ये बोझ उनके बेटे के ऊपर नहीं होता है कि बेटा तुम्हें भी ये चीज़ें नहीं करनी है जब तुम घर से बाहर निकलो। ये चीज़ केवल बेटी के लिए रखी जाती है कि तुम घर से बाहर। और इस जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, जितना उनको पढ़ना हो, जहाँ से उन्हें पढ़ना हो। आज हम ये तक देखते हैं कि अगर कहीं पे एक लड़की पढ़ रही है, उसका भाई पढ़ रहा है 4,000 5,000 की फीस वाले कॉलेज में, स्कूल में, जो सबसे नंबर 1 स्कूल है, तो वहीं पे इस बेटी को ऐसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है जहाँ की फीस 500 भी नहीं है। तो ये भेदभाव कब तक साथ ही चलेगा? आजमगढ़ में नारी शक्ति की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी जी के घर पर हैं, जिनके पूरे परिवार का एजुकेशनल और सोशल वर्क बहुत बड़ा है। इनकी पुत्री प्रतीक्षा के साथ हैं। आइए इनसे ही इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा तिवारी है और मैं अभी करेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BA LLB कर रही हूँ। मेरा 3rd ईयर है एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना रहा है कि मैंने ICSE बोर्ड से, ज्योति निकेतन स्कूल हमारे आजमगढ़ का है, वहाँ से मैंने 7th तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने GD ग्लोबल स्कूल से क्लास 10th तक पढ़ाई करी और 11th 12th में क्योंकि कोरोना था तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू मैंने जेवियर्स में ह्यूमैनिटीज़ कोर्स कंप्लीट करा अपना, जिसमें इन द एंड ऑफ द ईयर बोर्ड्स में मैंने अपने पूरे सिटी में टॉप किया था। और ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था अभी तक का। और करेंटली तो आई एम परस्यूइंग BA LLB। और उसके साथ साथ कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो बचपन से ही, जब से मैं 7 साल की थी तब से मैंने कथक नृत्य और फोक नृत्य जो अपने यहाँ के होते हैं, भोजपुरी नृत्य होते हैं, इन सब पे मैंने थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत खुद से किया। और मैंने कई परफॉर्मेंसेस दी हैं बड़े बड़े मंच पे, इंटरनेशनल से लेके नेशनल लेवल के स्टेजेस पे। और अभी मैं उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और उनके द्वारा कराए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं पूरे प्रदेश स्तर पे, उसमें मैं जाके अपनी प्रस्तुति देती हूँ। और इसके साथ ही साथ कल्चरल उसमें बात करें तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में मैंने मी रक्सम, विद्या, बंधन और ऐसी अनेकों पिक्चरें की हैं। हिंदी में भी करी हैं और भोजपुरी में भी करी हैं। और इसी के साथ साथ अगर कल्चरल की बात की जाए तो कल्चरल में आई डोंट थिंक कि आएगा, बट येस, मैंने स्पोर्ट्स के लिए भी अगर देखें तो स्पोर्ट्स में भी मैंने बचपन से अच्छा पार्टिसिपेशन अपना दिया है। बट क्योंकि बहुत कुछ करते थे तो कुछ ही चीज़ों पे फोकस किया, तो कल्चरल येस, एंटरटेनमेंट में और स्टडीज़ में करा। और इसके साथ आपने थर्ड पूछा था सोशल बैकग्राउंड, तो सोशल में मम्मी के साथ NGO है। और कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो मैं जब से 7 साल की थी तब से मैंने कई मंचों पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हुए चाहे नेशनल लेवल के हुए, उन पे अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, कथक के फॉर्म में और भोजपुरी फोक के फॉर्म में, बॉलीवुड स्टाइल के फॉर्म में। और उसी के साथ साथ मैंने कई कॉम्पिटिशन्स को भी जीता है। ड्रामा थिएटर्स भी मैंने करे हैं कोलकाता से लेके उड़ीसा तक में। और इसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट की अगर बात करी जाए तो मी रक्सम हिंदी मूवी और विद्या और बंधन, प्रेम रोग, ये सब भोजपुरी मूवीज़ में मैंने हीरोइन के छोटे बचपन का किरदार अदा किया है। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो उत्तर प्रदेश की है उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ और उनके लिए बतौर कथक डांसर के फॉर्म में मैं जहाँ पे भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की परफॉर्मेंसेस होती हैं मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ। तो ये मेरा कल्चरल बैकग्राउंड। अच्छा जी, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़कियों को ही गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं? देखिए, पुरुष प्रधान समाज में ये अक्सर धारणाएं बनी हुई हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लड़कियों की ही है अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान बचाने की। लेकिन अगर हम अभी से, पहले भी पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन जब हम पौराणिक और समय की बात करते हैं तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय द्रौपदी को अपने सम्मान के लिए इतना नहीं लड़ना पड़ा था जितना आज की बहन बेटियों को लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमारी खानदान की इज्जत, हमारी इज्जत सिर्फ हमारे सर पे मढ़ी गई है और इसके लिए हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे आसपास के जो हमारे साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है इसकी इज्जत, इसके स्वाभिमान को बचाने की। उन्हें लगता है कि ये अपने ऊपर ध्यान दे कि इसका कपड़ा कैसा है, ये कैसे बात कर रही है। हम अपने दिमाग की गंदगी नहीं निकालने इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो पुरुष प्रधान समाज जो हमारा बना हुआ है उसको लेनी चाहिए।
इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी बनती है कि वो भी समझें कि किस महिलाओं को किस तरीके से हम ट्रीट करें, उन्हें किस हद तक छुएं ना छुएं, उनसे किस तरीके का व्यवहार रखें कि वो कंफर्टेबल फील करें उनके साथ। उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी पुरुष के साथ हैं, उन्हें अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। गुड टच बैड टच तो सबसे पहले उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। तो फिर लड़कियों को ही अकेले के लिए क्यों कहा जाता है कि आप ही सीखो, आगे बढ़ने के लिए उनको रोका जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? और हमेशा जिम्मेदार लड़कियां ही होती है, क्यों? यही सवाल तो हमें पूरे समाज से पूछना है, और ये सवाल पूछने से ही कुछ नहीं होगा। सवाल तो हमें सीधे सीधे पता है कि पुरुष प्रधान समाज है और लोगों की ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं, और लोगों की ये कुरीतियां हैं जो समाज में चल रही हैं कि हाँ, आपकी इज्जत है तो आप संभालो, हमें जैसे रहना होगा हम वैसे रहेंगे, हमें जैसे आपको ट्रीट करना होगा हम वैसे करेंगे। हमारी नज़र में हम नहीं, हमारी नज़र का चश्मा हम नहीं बदलने वाले कि हम किस नज़र से आपको देख रहे हैं, बहन के रूप में चाहे किसी के भी रूप में। हम अपनी नज़र नहीं सुधारने वाले, आपको अपने आप को सुधारना है। शहर की अपेक्षा आज भी गांव की लड़कियों के सामने कितनी चुनौतियां हैं? शहर की अपेक्षा देखा जाएगा तो गांव की लड़कियों के अंदर वो जो ढाढ़स होता है, वो जो आत्मबल होता है, उसकी कमी है। क्योंकि गांव की लड़कियों को अभी भी उनके ऊपर उनके पिताजी की पगड़ी रख दी जाती है, उनके ऊपर उस चीज़ का बोझ रख दिया जाता है कि ये बोझ तुम्हें लेके चलना है आगे। ये बोझ उनके बेटे के ऊपर नहीं होता है कि बेटा तुम्हें भी ये चीज़ें नहीं करनी है जब तुम घर से बाहर निकलो। ये चीज़ केवल बेटी के लिए रखी जाती है कि तुम घर से बाहर ही मत निकलो। तो सबसे पहले तो गांव के ये माइंडसेट को हमें बदलना होगा कि बेटी है, लोगों का ये रहता है कि घर की इज्जत है, कहीं बहक गई तो, कहीं कुछ हो गया तो। पहले आप उन्हें उड़ने के लिए पंख तो दीजिए, फिर आप देखिए कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। 100 में से कोई 1-2 ऐसा निकलेगा जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा तो वो तो लड़कों के साथ भी होता है। आपने लड़कियों को ही बांध के क्यों रखा है? ठीक है, उन्हें भी गलती करने दीजिए, लेकिन उन्हीं लड़कियों में से कोई कल्पना चावला निकलती है, कोई शीला दीक्षित निकलती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो निकलती हैं। तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बहनों को मिलकर क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें यही करने की आवश्यकता है कि अगर हमें पता है कि हमारी गांव से कुछ लड़कियां हैं या हमारे अपने पर्सनल जो गांव के लोग हैं, हम उनके साथ मिलें, उनसे बात करें, उन्हें विज़िट करें, उनसे पूछें कि लड़कियों से पूछें आपस में कि आपके क्या सपने हैं, आपको घर में क्या दिक्कत होती है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। शहर में रहते हैं तो उस हिसाब से हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये पर्सनल एक इंसान को एक इंसान की हेल्प करेंगे ना, तो ऐसे बहुत लोग सबकी हेल्प कर लेंगे और कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी हेल्प ना हो। तो प्रतीक्षा जी, बेटियों के विकास के लिए माता पिताजी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये विषय तो इस पे तो बोलने के लिए अनगिनत चीज़ें हैं, क्योंकि माता पिता तो वैसे तो सभी के माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है। लेकिन जब बात आती है बेटियों की, तो माता पिता के मन में एक डर आ जाता है कि हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना है, इसको उड़ने भी देना है, और कुछ लोगों के अंदर तो अब भी ये मानसिकता है कि इसको उड़ने ही नहीं देना है। उड़ने से मतलब कि आपकी शिक्षा की बात हो जाती है, नौकरी करने की बात हो जाती है। कई जगह ये भी देखा जाता है कि आपने एक बार बच्ची को डिग्री पास करवा दी, वो भी इसलिए, कई लड़कियां मेरे साथ इसलिए भी पढ़ रही हैं क्योंकि उनको केवल विवाह करना है। उनके ससुराल वालों की ये मांग है कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लेकिन पढ़ी लिखी लड़की क्यों चाहिए? वो पढ़ी लिखी लड़की BSc MSc करके जाएगी आपके यहाँ, सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाएगी, चाय बनाएगी, और आप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अश्लील गीत गाने आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके शिकार युवा हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, वो मन का होता है, दिमाग की गंदगी होती है। जब तक वो दिमाग समाज का नहीं सुधरेगा, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन इज़ द की फॉर ईच एंड एवरी रिवोल्यूशन। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग की गंदी निश्चित है कि साफ़ होगी। हमें निश्चित वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके के हमें वक्तव्य बोलने चाहिए, किस तरीके की हमारी भाषा होनी चाहिए। आजकल की सारी गालियाँ जितनी आप देखेंगी वो माताओं बहनों के लिए होती हैं। सारी गंदे जो गाने, डबल मीनिंग गाने होते हैं, वो माताओं बहनों के लिए होते हैं। तो ये माताओं बहनों की ही जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को समझें और इन गानों का ही बहिष्कार करें कि हमारे घर में ये गाना नहीं बजेगा। आपको बजाना है, आप बाहर जाके बजाइए। तो जब हर घर में बजना बंद हो जाएगा तो एक दिन ये गाने ही बनने बंद हो जाएंगे। जी। हर जगह बेटियों को ही दायरे में रहने को कहा जाता है, बेटों को क्यों नहीं? ये सवाल क्यों का नहीं है, ये सवाल इस चीज़ का है कि कैसे हम सबको ये शिक्षा दें, जैसे गांव-गांव, घर-घर में जाके, कि आप जिस तरीके से बेटियों को बोलते हैं कि बेटा दुपट्टा ऐसे रखना, या बेटा चलना तो नीचे नज़र झुका के चलना, आप
क्यों एक ही मतलब हम लोग 50% पॉपुलेशन है ना विमेन, तो आप 50% पॉपुलेशन को ही क्यों बोल रहे हैं कि तुम बेटा नज़र झुका के चलना। ये शिक्षा बेटों को भी दीजिए कि अगर सामने से लड़की जा रही है छोड़ दो, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा समाज में तो बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, तुम अच्छों के साथ रहो, वैसे हम अपने बेटे को भी ये कह सकते हैं कि बेटा आपके सामने अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के आ रही है, आप मत देखो, आप मत कमेंट करो, आप अपने अंदर इतना कंट्रोल लाओ, इतना अपने अंदर पुरुषत्व लाओ कि आप मत देखो। अगर आपके सामने कैसी भी लड़की आ रही है, मैं तो इतनी मेरी बोल्ड थिंकिंग है कि मुझे कैमरे पे आई डोंट थिंक कि बोलना चाहिए कि नहीं, बट इतनी बोल्ड थिंकिंग है कि आपके सामने कोई नग्न अवस्था में भी हो तो आप मत देखिए। गुड। आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। ये पुरुषत्व होता है, ये आजकल के पुरुषों में खत्म होता जा रहा है। ये पुरुषत्व होता है कि कोई आपको कितना भी बहला ले फुसला ले, कोई कैसे भी कपड़े पहने रहे, ये आपका अपना पुरुषत्व है कि आप अपने आप में कितना संयमी हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल है कि आप नहीं। आपकी पसंद क्या है और आप इसमें क्या करना चाहती हैं? मेरी पसंद ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सब मेरे लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑलराउंडर, बट कुछ चीज़ें जैसे हमें हर चीज़ अलग अलग उसके लिए करनी चाहिए। जैसे डांस करना, ये मैं अपनी मन की खुशी के लिए करती हूँ। गुड। पढ़ाई करना, ये मैं अपनी बुद्धि के लिए करती हूँ कि मेरा बुद्धि बने, विवेक बल बढ़े। और इसी के साथ साथ कुकिंग, ये मैं अपने मन की उसके सुख के लिए करती हूँ कि कुछ अच्छा बना लिया तो कुछ अच्छा खा लिया। और इसी के साथ साथ कई ऐसी सारी चीज़ें हैं कि अपना लिखना पढ़ना, थोड़ा सा मैं पोएट्री भी करती हूँ। मुझे श्री कैफी आज में सृजन सम्मान भी मिला था, यहाँ के डीएम उस समय नागेंद्र प्रसाद सिंह जी थे। तो मैं थोड़ा सा शायरी, थोड़ा सा पोएम, थोड़ा अपने राष्ट्र के लिख लेती हूँ, थोड़ा अपनी संस्कृति के लिए लिख लेती हूँ। तो ये साथी की थीम जेंडर इक्वलिटी के लिए आप साथी के लिए दो सब। साथी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आपकी थीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आजकल जेंडर इक्वालिटी को ही लेकर हैं। क्योंकि एक तो जो भी फेमिनिस्ट हैं वो इतने तक ही रह गई हैं कि हम कितने छोटे कपड़े पहनने के लिए आज़ादी मांग लें, कितने ज़्यादा शराब सिगरेट पीने के लिए आज़ादी मांग लें। उनकी आज़ादी आजकल मोस्ट ऑफ द सूडो फेमिनिस्ट के लिए वहीं तक सीमित रह गई है कि हम लड़कों की जितनी गलत आदतें हैं, जितनी गलत आचरण है, वो कितना जल्दी अपना पाएँ। जबकि हम लड़कों की तरह ये लड़कियां नहीं सोचती हैं। और जिन लड़कियों का असल में मन है, जो गांव की बेटियां हैं, जो चाहती हैं कि जैसे हमारा भाई खेती कर रहा है, कुछ लड़कियों को, एक अभी पिक्चर आई थी लापता लेडीज़, उसमें था कि एक लड़की को खेती में इंटरेस्ट था। जबकि खेती तो हम देखेंगे कि हम ऐसे देखेंगे तो मोस्टली औरतें ही करती हैं गाँव में खेती, या आप ग्राफ निकलवा के देख लीजिए तो हमारे इंडिया में मोस्टली औरतें ही करती हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो उसी खेती की पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमें ये करने की आवश्यकता है कि हम कितना ज़्यादा ये चीज़ देखें कि अगर किसी चीज़ में रुचि है किसी लड़की की, तो हम उसे उसमें पढ़ाएं। जैसे मेरे बाबा, मेरे पिताजी, सबका एक ही रहता है कि बेटा तुम्हें कमाने के लिए नहीं पढ़ना है, कमाने के लिए तुम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ रही हो, वो अलग बात है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये जो बोलने का, ये जो सोचने का विवेक बुद्धि शक्ति आती है, वो पढ़ने से आती है। और इस जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, जितना उनको पढ़ना हो, जहाँ से उन्हें पढ़ना हो। आज हम ये तक देखते हैं कि अगर कहीं पे एक लड़की पढ़ रही है, उसका भाई पढ़ रहा है 4,000 5,000 की फीस वाले स्कूल में जो सबसे नंबर 1 स्कूल है, तो वहीं पे उस बेटी को ऐसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है जहाँ की फीस 500 भी नहीं है। तो ये भेदभाव कब तक चलेगा? आज हम जेंडर इक्वालिटी दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बेटी भी पढ़ती है भाई, लेकिन बेटी कहाँ पढ़ती है? बेटी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो माँ के साथ सुबह से लेकर शाम तक चौके में भी ध्यान दे, और उसके बाद वो अपना पढ़ाई भी करे। अगले दिन पेपर क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, उसकी तबीयत खराब है, तो उसको उसका ध्यान देते हुए करना है। ये बेटे की जिम्मेदारी क्यों नहीं? बेटा और बेटी मिलके क्यों नहीं ये कर सकते? ये यहाँ की सोच है। ये सोच ना किसी के कहने से बदलती है, ना किसी चीज़ से बदलती है। इस चीज़ का हमें खुद ही बेड़ा उठाना होगा लड़कियों को कि भाई देखो, हमसे हमारी पढ़ाई है। हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम खुद की चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे कि जैसे भैया की पढ़ाई है, जैसे पापा का कुछ काम है, वैसे मेरा भी ऑफिस है। जब लड़कियों का कोई भी घर में कुछ फंक्शन होता है, तो हम अक्सर देखते हैं, ये प्रोफेशनल्स इस चीज़ को एग्री कर पाएंगी मेरे साथ, कि उन्हें बोला जाता है कि अरे घर में अभी तो ये दिवाली होली है, छुट्टी ले लो, काम तुम्हारा कौन सा बहुत ज़रूरी है, पहले घर का भी तो ज़रूरी है, आखिर घर का तो तुम ही देख रही हो। लेकिन घर जब वो बाहर का भी कर रही है, जब वो पुरुष जितना ही कमा के लेके आ रही है, या
कम कमाए ज़्यादा कमाए काम जब वो भी कर रही है तो पुरुष भी उसके साथ मिलके करे ना। अगर दिवाली की सफाई है तो दोनों मिलके करें, अगर होली का पकवान है तो दोनों मिलके बनाएं। ये जो छोटी छोटी सोच है ना, ये छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, कोई बड़ा वक्तव्य देने से कुछ हो नहीं जाएगा। ये छोटी बातें ही किसी को प्रभावित कर सकती हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसकी हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है, परिवार से होती है। कैसे आप जो लड़के हैं जो सोचते हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी लाएं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लड़कियां हैं जिनको जेंडर इक्वालिटी की पड़ी हुई है। लड़के भी हैं जिन्हें पड़ी है, बट वो जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो इतना कर सकते हैं कि अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी माताओं बहनों से ये शुरुआत करें कि वो उन्हें कितना सेफ फील करवा सकें। मासिक धर्म के समय पे वो पढ़ें। मेरे कई ऐसे सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मासिक धर्म के बारे में पता ही नहीं है, वो इसे मजाक लेके चलते हैं। उन्हें कुछ इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि कैसे उनको माताएं हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है, बहनें हैं उनको कितना, उन्हें किसी चीज़ का आभास नहीं है। और जब मैं उनसे बोल देती हूँ तो कई और लड़कियां भी ऐसी हैं कि उनको लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, लड़के हैं। नहीं, अगर आपका जीवन भाई आई गेस 20% से ऊपर आपकी लाइफ है, उससे ज़्यादा ही आप लाइफ में पूरे टाइम आप ब्लीड करती रहती हैं। एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप ऐसे समाज से छुपा रही हैं जो आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के जिसको चलना चाहिए। तो अगर आप अपनी मेन प्रॉब्लम्स ही नहीं बताएंगी उन्हें कि आप महीने में 10 दिन आपके साथ ऐसा होता है कि आप एकदम बिस्तर में पड़ने वाली हालत पे रहती हैं, उस समय पुरुष समाज की ये जिम्मेदारी है कि आप आगे आइए, उन्हें रेस्ट दीजिए। और ऐसा पहले होता था, आजकल माताओं बहनों को लगता है ना कि ये कुरीति है कि हमें किचन में घुसने नहीं दिया जाता है पीरियड्स के टाइम पे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा ये पहले नहीं होता था। पहले ये था कि आपको रेस्ट करना है, इसलिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पहले सील होती थी, पहले हमें चक्की पीसनी पड़ती थी आटे के लिए, और वो भारी काम होते हैं, वो नहीं करने चाहिए मासिक धर्म में, इसलिए हमें नहीं करने दिया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं समेट के बोलना चाहती थी कि कैसे आप मासिक धर्म के समय अपनी माँ बहन को सेफ फील करवाएं, उन्हें हॉट वाटर बैग लेके आएँ, उनके लिए डार्क चॉकलेट लेके आएँ, उनका हाथ पैर दबा दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। कपड़ा अगर बहन पहन रही है तो हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको सपोर्ट कीजिए कि जाओ छोटे कपड़े पहनो, ये करो वो करो, लेकिन आप उसका सपोर्ट कीजिए। अगर बहन कह रही है कि जैसे भैया तुम जा रहे हो होली पे कहीं 4 जगह मिलने, वैसे मुझे भी जाना है। अगर भाई को चिंता है कि अरे मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई साथ में छोड़ दे उसको। अगर तुम होली के लिए निकल रहे हो मिलने, तुम उसे छोड़ दो, तुम उसका साथ दो कोई चीज़ करने में। तुम उसको कंट्रोल मत करो कि तुम करो ही ना ये चीज़, तुम उसका साथ दो कि तुम कैसे उस जो वो करना चाह रही है उसमें हेल्प करो। अगर आपको सेफ्टी की ही पड़ी है, जो वो कर रही है उसमें उसकी सेफ्टी का आप ध्यान दीजिए, बाकी वो क्या कर रही है वो उसके ऊपर है। आपने अपना कीमती वक्त साथी को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और मुझे भी आप लोगों को थैंक्स अपना देना है, साथी के पूरे चैनल को और उसकी एडिटर सुची जी को, जिन्होंने आज मेरा इंटरव्यू भी लिया। और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने कुछ विचार रख पाई। एंड थैंक यू सो मच।